मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए नियुक्ति पत्र। औद्योगिक इकाइयों में चयनित छात्र छात्राओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को सरकार प्रतिबद्ध। नवंबर में मिलेगा उत्तराखंड भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष। तब तक महेंद्र भट्ट के हाथों में ही रहेगी कमान। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी ने सांगठनिक चुनाव की रूपरेखा तैयार। मानसून के बाद ही होंगे नगर निकायों के चुनाव। हाईकोर्ट में सरकार को 22 जुलाई को देनी है टाइमलाइन। 15 सितंबर से पहले सभी निकायों में आरक्षण होगा लागू। भारी बारिश से टनकपुर चंपावत एनएच हुआ बंद। सड़क बंद होने से कई वाहन और यात्री रास्ते में फंसे। सड़क खोलने में जुटा प्रशासन। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहां पर। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। देहरादून में शिक्षा विभाग ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों से कई औद्योगिक इकाइयों के लिए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। और इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में नियुक्ति कर युवाओं को रोजगार दे रही है। सीएम ने कहा कि निजी क्षेत्र भी युवाओं को रोजगार देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। गैर सरकारी औद्योगिक इकाइयों का विकास हमारे आर्थिक विकास का प्रमुख स्तंभ है। इन इकाइयों में काम करने वाले युवा प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज मुझे बताया गया है कि हमारे डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेंटर का भी निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे छात्र छात्राओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं इस ऑनलाइन प्लेसमेंट सेल और रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक जैसा यहाँ पर अभी डायरेक्टर साहब ने बताया, आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि 2303 छात्र छात्राओं को विभिन्न सेक्टरों में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। लगभग 65% जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है कि इसके माध्यम से नियुक्ति पाने वाले सभी जो भी हमारे नौजवान भाई बहन हैं, अपनी लगन, ज्ञान और स्किल के जरिए रोजगार देने वाली जो कंपनियां हैं उनकी अपेक्षाओं पर भी खरे उतरेंगे और एक रिसोर्सफुल एसेट साबित होंगे। तो खानपुर के लोग अपने ही जनप्रतिनिधि से तंग आकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मिलने पहुंचे। पीड़ित ग्रामीणों ने महेंद्र भट्ट को बताया कि कुंवर प्रणव चैंपियन उनकी जमीन पर कब्जा कर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो वह मजबूरन गांव छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि वह मामले का संज्ञान लेंगे। हालांकि खानपुर के विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन पर यह कोई पहला आरोप नहीं है। विधायक पर अपनी विधानसभा के लोगों पर गोली चलवाकर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। मैंने उनका ज्ञापन लिया है। मैं एक बार बातचीत करूंगा। किसी को दोषी करना मेरा काम नहीं है। हम बातचीत करेंगे। हो सकता है कि कई बार गलतफहमी भी बहुत चीज़ों की होती है। आखिर किसी पर किसी का कोई विषय बनता है तो उसको न्यायालय, उसके लिए कोर्ट है, अपनी रिपोर्ट करे, है ना। इसलिए ठीक है कि मेरे कार्यकर्ता थे जो मुझसे मिलने आए हैं, मैं इस संदर्भ में बातचीत करूंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड में बाबा बौखनाथ की टोली के अयोध्या धाम भ्रमण का कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बाबा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही टोली को खुद कंधा देकर रवाना किया। सीएम ने बाबा बौखनाथ डोली समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी भी बाबा बौखनाथ के प्रति गहरी आस्था है। बाबा की कृपा पूरे उत्तराखंड पर है। इसका उदाहरण सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की सकुशल रिहाई है, जिनकी कृपा से यह असंभव कार्य संभव हो सका। पूरे देश में इस घटना की चर्चा हुई और हमारे प्रयासों की भी तारीफ हुई। ये बाबा का आशीर्वाद है। तो कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बैरागी कैंप का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कावड़ मेले को लेकर लाइट
शिविर और पेयजल के शेष रह गए कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। हरिद्वार पुलिस ने श्रद्धालुओं की गाड़ियों की पार्किंग के लिए QR कोड जारी किया है, जिसमें आने वाले कांवड़ियों को उनके नजदीक पार्किंग की जगह मिल सकेगी। जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल ने कहा कि कांवड़ मेले की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। आगामी जो कांवड़ मेला है 22 तारीख से स्टार्ट होना है, उसको लेके जो हमारे इंतजामात हैं, जो हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, उसमें कांवड़ पटरी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, जिसमें जितना हमारा पैदल कांवड़ है वो वहाँ से जाता है। यात्रियों को, जो कांवड़ यात्रीगण हैं, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, वहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें। कोई भी हमारे जो पुलिस की जो पिकेट्स हैं, साथ में जो हमारे स्वास्थ्य का या जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, उसको सुचारू रूप से करने के लिए हम और DM लगातार इस पर हम लोग अभी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने रूरल एरिया में कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया था। आज हम शहरी क्षेत्र में कर रहे हैं। और कांवड़ पटरी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब डाक कांवड़ हमारा स्टार्ट होता है, उससे पहले जितने भी कांवड़ यात्रा हमारी चलती है वो नहर पटरी के माध्यम से चलती है। और लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे ये नहर पटरी है, इसका डिस्टेंस है। तो जगह जगह पर स्टैंड पोस्ट लगाना, टॉयलेट्स लगाना, पानी की व्यवस्था करना, बिजली की लाइनें लगाना और गाड़ियों की पार्किंग के लिए उचित स्थल तैयार करना, तो कुल मिला के हमारी तैयारी पूरी। मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ताजियों की जियारत के लिए सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित किया। विभिन्न स्थानों पर, सड़क किनारे और प्रमुख चौराहों पर ताजियों की अकीदतमंदों के दीदार के लिए रखा गया। देर रात अखाड़ा खेलते हुए इन सभी ताजियों को दूसरे दिन विसर्जित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से स्थानीय लोग कड़ी मेहनत के बाद ताजिया बनाते हैं। उपनगरी बहादुराबाद के मोहल्ला, प्लांट चौक आदि जगहों पर ताजिए स्थापित होने के बाद अकीदतमंद जियारत के लिए पहुंचने शुरू हो गए। पुलिस और जिला प्रशासन ने मुहर्रम के चलते सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए थे। देखिए, जहाँ तक ताज़िए का ताल्लुक़ है, इस्लामी एतबार से बज़ाहिर इसका तो बेहतर यही है कि हम सरकार सैयदना हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से लंगर वगैरह करें, सबील लगाएं और इसाले सवाब वगैरह की महफ़िलें मजालिस करें। ये इसका सही तरीक़ा है। और भी दीगर किसी तरह की कोई खुराफात या दीगर बातों से हम बच कर के, और जो भी इस्लामी एतबार से सही बातें हों उन्हीं के ताल्लुक़ से हम, जैसे इसाले सवाब की महफ़िलें हैं, मजलिसें हैं, या दीगर शहीदान करबला रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का जिक्र करना, ये इस दिन के लिए ख़ास काम है। बाकी तमाम बातों से बच करके हम यही काम करें। हम लोगों के द्वारा जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं, वहाँ पर मुहर्रम के जो हमारे जुलूस हैं, उनको सकुशल और सही तरीके से निकालने के लिए जो पुलिस आवश्यक प्रबंधन है उसको किया गया है। सभी थाना प्रभारियों को, सभी सर्कल अफसर को, SP सिटी, SP ग्रामीण को निर्देश दिया गया है कि लगातार अपनी जो गतिमान रहेंगे उस क्षेत्र में और सुरक्षा व्यवस्था का खुद परीक्षण। उत्तराखंड में उपचुनाव के दौरान 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की और इस जीत के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल से कई खास मुद्दों को लेकर IND24 संवाददाता विनय सूद से चर्चा की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बंगलोर और बद्रीनाथ में उपचुनाव को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, काफ़ी अच्छे बहुमत के साथ में जीत दर्ज की है, किस तरीके से सर उसको देखते हैं? मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि मतदाताओं का धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप में इससे एक बहुत ही अच्छी बढ़त मिली है, ऊर्जा मिली है और सरकार को अपने कार्यकाल की उस पर मंथन करने का एक समय है। तो सरकार को भी एक संकेत है लोगों का कि सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये सभी रूप में उचित है। लोकतंत्र में जितना मजबूत विपक्ष होगा उतना जनता के हित में होता है और इस समय लोगों ने ये जताया है कि हमें मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। कांग्रेस को दोनों सीटें जिताई हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी शुभ संकेत है और जनता के लिए भी शुभ संकेत है। सर, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से केदारनाथ मंदिर बन रहा है, उसको लेकर तीर्थ पुरोहितों की जो नाराजगी है वो भी सामने आ रही है। तो सर, CM का भी इसमें बयान आया है। CM साहब का ये कहना है कि जो मंदिर वहाँ पर बन रहा है, मंदिर प्रतीकात्मक है और कहीं पर भी बनाया जा सकता है। हालांकि उत्तराखंड में जो यहाँ पर शिवलिंग है वो यहीं पर रहेगी, ज्योतिर्लिंग जो है वो यहीं पर रहेगी।
हमने कल माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेस के माध्यम से वो सवाल पूछे हैं। उनको मैं समझता हूं कि उनका उत्तर अगर वो दे दें तो स्थिति स्पष्ट हो सकती है। हम मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या किसी ट्रस्ट का नाम दिल्ली में ये रखा जा सकता है कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट ये रखा जा सकता है? नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर उन्हें पता था कि ऐसा एक ट्रस्ट है जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली है, तो फिर मुख्यमंत्री जी को ये शोभा देता है या उचित लगता है या उत्तराखंड के किसी भी तरह से हित में लगता है कि वहाँ जाकर केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास करें? और क्या ये उचित लगता है कि यहाँ से केदारनाथ धाम से केदार शिला ले जाई जाए? ये उचित लगता है? तो ये इसी रूप में इसको प्रचारित किया गया कि जहाँ जब कोई व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा सकता तो यहाँ दर्शन कर सकता है। और उसमें मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति ने इस बात को स्थापित किया, इस बात को बल दिया। जो लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं, उनके इस काम को मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति ने और मुख्यमंत्री जी के वक्तव्यों ने बल दिया, इसीलिए ये सब हुआ। तो चूंकि मंदिर कोई भी बनाए, कहीं भी बनाए, उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सब चीजें करने से, केदारनाथ धाम नाम रखने से, केदारनाथ से शिला ले जाकर वहाँ शिलान्यास करने से और मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए जाने से, ये तब जाके ये विवाद का विषय बना। मुख्यमंत्री वो उत्तराखंड के हैं, उन्हें उत्तराखंड के हितों को पैरवी करनी चाहिए, उत्तराखंड के हितों की पैरवी करनी चाहिए, न कि कई अन्य राज्यों में कोई निर्माण चल रहे हैं तो उनके हितों की पैरवी। ये तो निश्चित रूप में उन्होंने उस व्यक्ति के जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके मनसा का एडवर्टाइजमेंट किया, उनके मनसा को विज्ञापित किया। सर, केदारनाथ सीट की अगर बात करें तो वो भी जो है अब खाली हो चुकी है, तो इसको लेकर के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनकी नाराजगी जो है इस दौरान बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है सर? ये अलग बात है, राजनीति अलग विषय है। केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बने ये नितांत रूप से हमारी आध्यात्मिक, हमारी धार्मिक आस्था पर चोट है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। और बाकी अनेक लोगों के अनेक मत होते हैं, कौन इस प्रकरण को किस रूप में देखता है और अंततोगत्वा राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आसन विधानसभा के उपचुनाव में इस बात का क्या फर्क पड़ता है, ये अभी समय के गर्भ में है। लेकिन कुल मिला के ये जो घटना घटी ये उत्तराखंड के हित में नहीं है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी, जिन्होंने IND24 से अपनी खास बातचीत की है। देहरादून से IND24 के लिए विनय। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांवड़ मेले में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांवड़ यात्रियों को रूट और पार्किंग की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए QR कोड जारी कर दिया गया है। पुलिस टीमें विभिन्न राज्यों में भेजी गई हैं, जहां पुलिसकर्मी QR कोड से संबंधित पंपलेट बांटकर कांवड़ यात्रियों को जागरूक कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि पैम्पलेट वितरित करने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। टीम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में पैम्पलेट वितरण कर रही हैं। बताया गया कि पिछले साल की तर्ज पर इस बार भी QR कोड स्कैन करते हुए कांवड़ मेले के डिजिटल फीड से रूट और पार्किंग की जानकारी कांवड़ यात्रियों को मिल सकेगी। बारकोड के माध्यम से सभी जितने हमारे मेन पॉइंट्स हैं, हमारी पार्किंग का कहाँ पर अरेंजमेंट्स है या कहाँ पर जो सुविधाएं हमें दी गई हैं उनका हमने उल्लेख किया। और बारकोड के माध्यम से यात्रीगण अपने फ़ोन से भी उन सूचनाओं को ग्रहण कर सकते हैं और जो उनकी जो पुलिस ने यात्रियों के लिए रूट तैयार किया है और कई राज्यों में पुलिस टीमें भी भेजी गई हैं। तो कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां शुरू हैं। चंपावत जिले में देर रात से हो रही बारिश से टनकपुर चंपावत ऑल वेदर रोड बल्लेक से टनकपुर के बीच कई जगहों पर मलबा आने से बंद हो गई। नेशनल हाईवे को खोले जाने का काम लगातार जारी है। ऑल वेदर सड़क बंद होने से कई वाहन और यात्री रास्ते में फंस गए हैं, जिन्हें बारिश के बीच दिक्कत का सामना करना पड़ रहा।
तो लोकसभा की 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आगामी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत का संकल्प लिया है, जिसके लिए भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आए वरिष्ठ नेताओं ने पदाधिकारियों में जोश भरा। आपको बता दें, 1 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम समेत कई बड़े नेता शामिल हुए, जिन्होंने भविष्य की तैयारियों का खाका पेश किया और 1350 से अधिक पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। अब कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गंभीरता से लेती है। और जहां तक कल कार्य समिति की बात है, कार्य समिति में हमारे पूरे प्रदेश के मंडल के अध्यक्ष, जिले के महामंत्री और प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे विधायकगण, दायित्वधारी सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। और मैं कहूँगा बहुत ही खुशनुमा माहौल में, बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत ही अनुशासन तरीके से कार्य समिति का संचालन हुआ, समापन हुआ। और मैं देखता हूं कि हर कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं अनुशासन देखने को मिला। और आगामी चुनावों के लिए, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो निकायत का चुनाव हो, चाहे वो केदारनाथ में उपचुनाव की बात हो, सभी चुनाव के लिए कार्यकर्ता यहाँ से उत्साह लेकर गए हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निकाय और पंचायत में अपना परचम लहराएगी। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हालांकि भाजपा प्रदेश महामंत्री का कहना है कि महेंद्र भट्ट को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने हुए लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं। साथ ही उनके नेतृत्व में संगठन का काम बेहतर तरीके से हो रहा है और भविष्य में परिवर्तन की कोई संभावनाएं भी नहीं है। तो उत्तराखंड में अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी को जुलाई में 2 वर्ष बने हुए हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में संगठन का काम बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है और संगठन निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं कि भविष्य में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। 5 जून से एकलव्य स्कूल कालसी में संविदा शिक्षकों और उनके समर्थन में उतरे अभिभावकों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान के आश्वासन पर यह धरना समाप्त किया गया। धरना एकलव्य जनजातीय स्कूल कालसी में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हुआ, जहां पुराने शिक्षकों को हटाकर नए शिक्षकों को भर्ती किया गया और जिसके बाद शिक्षकों ने आक्रोश में आकर धरना प्रदर्शन किया। विद्यालय संगठन समिति के दिशा निर्देशों के क्रम में आज इनकी ज्वाइनिंग, जो 16 संविदा अध्यापक और एक मैटर्न धरने पे बैठे हुए थे, उनको आज ज्वाइनिंग समिति के द्वारा जो लेटर आया है उसके क्रम में ज्वाइनिंग दे दी गई है। विद्यालय जो कालसी है कि देश का मैं कहूँगी कि सर्वश्रेष्ठ एकलव्य विद्यालय, जितने अच्छे रिजल्ट और जितने अच्छे क्षेत्रों में यहाँ के बच्चे गए हैं वो हम सब के लिए, जनजाति क्षेत्र के लिए एक नसीब है। और बहुत दुखद है कि यहाँ पे जो शिक्षक 10-12, 15 वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे थे, उनको धरने पे बैठना पड़ा। डायरेक्टर लेवल के AD वगैरह से भी से बातचीत चल रही थी। आज इनको ज्वाइनिंग मिली है, जिसमें इनको 3 माह का एक्सटेंशन और फिर या तो कोर्ट का जिस तरीके से आदेश होगा उसके विश्वास पे इनको आज यहाँ पे जो ज्वाइनिंग दी गई है। और मैं समझती हूँ कि इस क्षेत्र के लिए विद्यालय का मूल्य निधि है और इस विद्यालय को अगर हम लोग बरकरार रख सकें तो हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। मांगों को लेकर के जो संविदा शिक्षक यहाँ पे एक तरह से धरनारत थे विगत काफ़ी समय से, उनके साथ एक सकारात्मक माहौल में वार्ता भी हुई है। और जो निदेशालय जनजातीय कल्याण है वहाँ से जो आदेश आया है उसके क्रम में प्रधानाचार्य के द्वारा उनको ज्वाइन भी करा लिया गया और ये धरना समाप्त हो गया है। बाकी इनकी जो कुछ अन्य मांगें हैं उनको लेकर के सक्षम स्तर पे जो है वो निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। फिलहाल इसके लिए चूंकि इसमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करने का, चक्का जाम का भी इसमें एक प्रार्थना पत्र आया था, तो अब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी और मुझे उम्मीद है कि सब लोग शांतिपूर्वक ये जो प्रक्रिया चल रही थी वो पूर्ण हो जाए। बद्रीनाथ में भारी बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग कंचन नाला बंद हो गया था, जो काफी मशक्कत के बाद सुचारू कर दिया गया है। रास्ता दोबारा शुरू होने की वजह से यात्री वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है, जिससे तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली। वहीं अलकनंदा घाटी में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश भी थम गई है।
तो दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है। विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से शीला को वापस लेने और ट्रस्ट का नाम बदलने की मांग की और इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में 24 जुलाई से जय गंगे केदारनाथ बचाओ यात्रा कांग्रेस करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हर की पौड़ी में गंगा स्नान के बाद पदयात्रा शुरू करेंगे। उद्देश्य यही है कि जो हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली मंदिर बना रहे हैं, शिला हमारी ले गए हैं और ये कह रहे हैं कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते उनको वही पुण्य वहाँ मिलेगा जो केदारनाथ में होता है वो दिल्ली मिल जाएगा। और ये हमारी आस्थाओं से हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़, उसका हम विरोध कर रहे हैं। जय गंगे जय केदार के नाम से केदारनाथ बचाओ यात्रा ये है। 24 तारीख को हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने के बाद मैं अपने सभी कांग्रेस के सीनियर्स के साथ मिलकर, कांग्रेस के युवा साथियों के संग मिलकर और आम जन के साथ मिलकर जो हमारे से सहमत हैं उनको लेकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ये पदयात्रा है और ये गंगा जी के तट से शुरू होगी हर की पैड़ी से और केदारनाथ धाम में पूजा के साथ इसका समापन। तो रामनगर शहर और ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैबों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाया गया और इस संबंध में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 डायग्नोस्टिक सेंटर पर जुर्माना किया और लैबों को सील कर दिया है। उन्होंने बताया कि इन तीनों लैबों पर भारी अनियमितताएं मिली थीं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डॉक्टर निकुंज अग्रवाल के क्लिनिक पर निरीक्षण के दौरान सभी प्रपत्र सही पाए गए। यह अभियान लगातार जारी रहेगा और जल्द ही मरीजों को जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे झोला छाप डॉक्टर के गुलाबी अभियान चलाया जाएगा। लैब संचालित यहाँ पर हो रही हैं, उनके निरीक्षण किया था, जिसमें पहला निरीक्षण हमने लखनपुर कोटद्वार रोड में किया था बिंगो पैथोलॉजी लैब के, उसमें जो मैक्स लैब का कलेक्शन सेंटर चला रहे हैं वहाँ पर उनके पास जो कलेक्शन सेंटर का MOU है उसमें वैधता परिभाषित नहीं थी कि कब तक के लिए उनको वैध किया गया है, कब तक उनको ऑथराइज़ किया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का उनके पास नहीं था, फायर सेफ्टी वगैरह नहीं था और उन्होंने CEA में लैब सरेंडर शो किया हुआ है, फिर भी वो संचालित कर रहे थे, जिसके क्रम में उनको लैब को बंद कर दिया गया है और 10,000 का जुर्माना लगाकर सभी प्रपत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया है। उसके उपरांत न्यू शेख डायग्नोस्टिक शिवलालपुर में किया गया। उनके पास जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकरण हुआ था 2019 का था, 4 वर्ष पूर्व वो कालातीत हो चुका है और उनके पास किसी भी प्रकार के कोई भी प्रपत्र उपलब्ध नहीं थे, न ही BMW से रिलेटेड, ना ही PCB से, ना ही डॉक्टर के कोई डॉक्यूमेंट्स थे, ना ही LT के कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध थे। उनके ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाकर लैब को बंद कर दिया गया। लोहाघाट के गलचौड़ा का डाकघर एक पोस्टमैन के भरोसे चल रहा है, जिस कारण ITBP के जवानों, 5 गांव सुई और गल्ला गांव की जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शंकर बोहरा और ग्रामीणों ने कहा कि लगभग 15 दिन पहले डाकघर के पोस्ट मास्टर का स्थानांतरण हो गया था और उसके बाद यहां पोस्ट मास्टर की तैनाती नहीं की गई, जिस कारण पोस्ट ऑफिस से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य ठप पड़े हुए हैं। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शंकर बोहरा और ग्रामीणों ने प्रशासन और डाक विभाग के अधिकारियों से जल्द डाकघर में पोस्ट मास्टर की तैनाती की मांग की, ताकि डाकघर का काम सुचारू रूप से चल सके और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जनता का जो है आहरण, विवरण, जमावरती, निकासी, ये सब जितने भी काम है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो है वो होते हैं और वर्तमान स्थिति में पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर के न होने के कारण सारा जो है ठप पड़ा है, जिससे जो है लोगों में जो है असुविधाएं हो रही है लोगों को और लोगों में आक्रोश है कि भाई जो है पोस्ट ऑफिस होने के बाद भी शासन के द्वारा हम पोस्ट मास्टर न होने से हमें जो है परेशान किया जा रहा है और हमें परेशानी उठानी पड़ी है। तो वास्तव में हमारा ये जो है अनुरोध रहेगा काल जो है गलचौड़ा में शीघ्र सहायक पोस्ट मास्टर की जो है तैनाती की जाए, जिससे कि आम जनमानस का जो है काम सुलभ हो सके और सुविधाएं मिल सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए i24। नमस्कार।